સાથે બેંક ઓફ બરોડાના મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યું છે. એમના પરિણામો આવ્યા હતા અને પરિણામો બાદ સ્ટોકની અંદર આમ તો ગઈકાલે બજેટને લઈને પણ અહીંયા આ બધા સ્ટોકની અંદર ઘટાડો હતો, પરંતુ ઓવરઓલ અહીંયાથી પરિણામ સારા રહેતા જોવા મળ્યા છે. પ્રોફિટ થોડો સામાન્ય વધ્યો છે, પરંતુ અસેટ ક્વોલિટીમાં એક સારો સુધારો છે. સ્લીપેજીસ અહીંયાથી ઓછા થયા છે. એનઆઈએમની અંદર એક ઘટાડો છે. એટલે એ બધા પર ચર્ચા કરીએ. આપણી સાથે બેંક ઓફ બરોડાના एमडी અને सीईओ देवदत्त चंद साहब अपनी साथ जुड़ाई गया है. देवदत्त सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी बाजार पर. और सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा किस तरीके का क्वार्टर आपने विटनेस किया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नंबर्स थोड़े म्यूटेड है. ओवरऑल डिपॉजिट और उसमें एक अच्छी ग्रोथ रही है. किस तरीके से आप क्वार्टर को समराइज करेंगे? आपने सही बताया. एक्चुअली बैंक ऑफ बड़ौदा का Q3 का नंबर्स देखें, एक तो जो नंबर्स का बिजनेस हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो, हमारा जो कोर थीम है, जो कि बैंक का कोर फंडामेंटल्स को स्ट्रेंथन करना है और कंसिस्टेंट और स्टेबल आउटलुक का बिजनेस मॉडल देना है. ये नंबर्स भी इस बार जो आया है उसी तरफ है, जो कि लास्ट 10, 12, 13 क्वार्टर से कंसिस्टेंट रहा है. और इस क्वार्टर का बात करें, बिजनेस हमारा जो बिजनेस नंबर है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर लास्ट 8 क्वार्टर से स्ट्रॉन्गेस्ट रहा है. एट द सेम टाइम जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो 5055 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, ये एंटायर प्रॉफिट आउट ऑफ कोर ऑपरेशन है. हमारा कोई अदर इंटरेस्ट इनकम और नॉन इंटरेस्ट इनकम में कोई वन ऑफ नहीं है. तो इन दैट सेंस मैं मानता हूं कि जो बैंक का कोर फंडामेंटल्स का जो आउटकम है, जिसमें कि प्रॉफिटेबिलिटी उसमें काफी डिपेंडेंट है. दो तीन फैक्टर्स अगेन इंपॉर्टेंट है, जो कि अपने देख सकते हैं. एक तो हमारा जो कासा है, Q3 का एंड में 38.45% है, जो कि इंडस्ट्री का वन ऑफ द टॉप क्वार्टाइल नंबर है. एट द सेम टाइम कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो है 4.75% है, जो इंडस्ट्री का वन ऑफ द लोएस्ट है. एट द सेम टाइम जो मार्जिन देखेंगे, और तो मार्जिन Q3 में थोड़ा Q2 से कम है, बट इसका जो एब्सोल्यूट नंबर देखेंगे, ये हमारा गाइडेंस का तहत है. 2.85 to 3% का अंदर है. तो 9 मंथ्स न्यू है 2.88 है, और इसका एब्सोल्यूट नंबर भी इंडस्ट्री का टॉप क्वार्टाइल में है. तो मैं पूरा नंबर्स जो देखता हूँ, सोचता हूँ कि जो बैंक का कोर थीम है, जो बैंक का कि फंडामेंटल्स, जो कोर फंडामेंटल्स है, उसको स्ट्रेंथन करना और कंसिस्टेंट बिजनेस आउटकम देना, उसी तरह ये नंबर्स काफी अच्छा है. और उसी नतीजा है कि जो बाकी भी नंबर्स हैं, एसेट क्वालिटी वन ऑफ द लोएस्ट, मल्टी ईयर लोएस्ट है एसेट क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, एंड बेस्ट एसेट क्वालिटी है. मार्जिन अच्छा है, ग्रोथ नंबर्स अच्छा है. एसेट में 14.7% का ग्रोथ है एडवांसेस में. मैं सोचता हूँ कि क्वार्टर बहुत अच्छा रहा है, और आगे भी जो Q4 में, हम पहले भी बोले हैं कि Q3 Q4 बैंक के लिए प्रोडक्टिव क्वार्टर्स रहता है. ये सिमिलर परफॉर्मेंस हम Q4 में भी दे पाएंगे. सर सर आपने लोन ग्रोथ के बारे में बताया, उसी बारे में सर पूछना चाहूँगा, क्योंकि हम देख रहे थे कि ऑलमोस्ट यहाँ पर एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रिटेल सेगमेंट से हमें देखने को मिला है. सर यहाँ पर क्या आउटलुक है? क्या इस तरीके का लोन ग्रोथ हम आगे भी सस्टेन रख पाएंगे? देखिए, Q3 का लोन ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहा है, 14.7% रहा है. उसका दो ब्रॉड कंपोनेंट है. एक तो रैम है, जो रिटेल एग्री एंड एमएसएमई है, जिसका ग्रोथ 17.5% रहा है. और जो कॉर्पोरेट का ग्रोथ जो थोड़ा Q2 में म्यूटेड था, उसका ग्रोथ 8.1% है. और हमने जब Q2 का टाइम में भी बात किए थे, हमने बोला था कि जो जीएसटी कट के बाद जो कंजम्पशन डिमांड में जो काफी स्ट्रांग डिमांड आया था, जो आरबीआई पॉलिसी इंटरेस्ट रेट कट के बाद भी जो कंजम्पशन में डिमांड आया था, उसका डिमांड हमारा नंबर्स में दिखाई दे रहा है, जिसमें कि रैम है, एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट 19% ग्रोथ है, एमएसएमई 15.4% है, रिटेल 17.5% है. ये स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, एंड वो हमको उसमें दिखाई दे रहा है. और कॉर्पोरेट हमने पहले बोले थे कि जो Q3 Q4 प्रोडक्टिव रहता है, तो Q3 में हमने ऑलमोस्ट 8.1% अचीव किया है, और Q4 में मैं सोचता हूँ कि 10% अचीव करेंगे. सो टेकिंग द सेम काइंड ऑफ ए ग्रोथ इन रैम, जो 17.5%, एंड कॉर्पोरेट 10%, आई थिंक हमने जो एडवांसेस का ग्रोथ इस क्वार्टर में दिया है, सिमिलर नंबर नेक्स्ट क्वार्टर में देंगे. और ऑन द गाइडेंस बेसिस वी आर गिविंग ए गाइडेंस कि हमारा जो लोन ग्रोथ का गाइडेंस है 11 to 13% विद अपसाइड. जैसे कि इस क्वार्टर में अपसाइड रहा है, मैं भी एक्सपेक्ट करता हूं कि Q4 में भी रहेगा. जी सर, लोन ग्रोथ के बारे में तो आपने बताया, लेकिन बिकॉज ऑफ सर रेट कट जो हमने पिछले साल देखा है आरबीआई की तरफ से, आपके डिपॉजिट पे भी इम्पैक्ट आया होगा. सर, आप किस तरीके से इसको टैकल कर रहे हैं?
देखिए, आपने सही बताया, जो डिपॉज़िट मार्केट का थोड़ा जो लोअर ग्रोथ है, सिस्टम का भी लोअर ग्रोथ है, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी लोअर ग्रोथ है, लास्ट 2-3 साल से है। तो हमने उस टाइम में हमने पहले भी बोला था कि हमने ग्रोथ जब पैटर्न डिज़ाइन करेंगे, उसमें बल्क डिपॉज़िट में डिपेंडेंसी कम रखेंगे। तो हमारा वो पॉलिसी अभी भी जारी है, वो कंसिस्टेंट है, हमारा जो नंबर्स हैं। एट द सेम टाइम हमने लो कॉस्ट डिपॉज़िट में फ़ोकस करेंगे। हमारा लो कॉस्ट डिपॉज़िट पर्टिकुलरली मैं सेविंग फंड डिपॉज़िट का बात करूँ, हमारा इस क्वार्टर में ग्रोथ रहा है 7.4% सेविंग का ग्रोथ रहा है और कासा का ग्रोथ 8.6% है, जो कि लास्ट क्वार्टर से बेटर है। और सिस्टम कंपैरिजन में ये नंबर जो सिस्टम का मीडियन है, उससे भी बेटर है। तो हमारा जो फ़ोकस है लो कॉस्ट डिपॉज़िट कंटिन्यू रहेगा। हमने लो कॉस्ट डिपॉज़िट में जो फ़ोकस मल्टीपल स्ट्रैटेजी लिए थे। एक तो हमने सर्विस इंप्रूव किया था, बंडलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स किया था, नया प्रोडक्ट्स लाया था। हमारा जो ब्रांड एम्बेसडर है, उनको हमने ब्रांड एम्बेसडर यूज़ कर कर डिपॉज़िट अट्रैक्ट किया था, कस्टमर सर्विस में इंप्रूवमेंट कर कर लाए थे। सो ये सब स्ट्रैटेजी कंटिन्यू करेगा, जो लो कॉस्ट डिपॉज़िट में फ़ोकस रहेगा। सेकेंडली, मार्केट में डिपॉज़िट ग्रोथ लोअर है, बट होलसेल मार्केट में लिक्विडिटी काफ़ी अवेलेबल है, बट उसमें कॉस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा है। तो द बैंक कुड डिजाइन ए पैटर्न जिसमें कि अपने सपोज अल्टरनेट रिसोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल रहता है, जैसे कि हमने अभी इंफ्रा के लिए 15,000 करोड़ का अनाउंसमेंट किया कि हम इंफ्रा बॉन्ड भी रेज कर सकते हैं, तो रिफिनेंस का ऑप्शन रहता है। तो आगे जो रिसोर्सेस अवेलेबल है, बट कौन सा रिसोर्सेस कौन सा टाइम में लेंगे, वो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजी का तहत है। तो इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, जो एडवांस ग्रोथ के लिए हमको रिसोर्स का कोई इश्यू नहीं है, उसमें रिसोर्स में प्लेंटली अवेलेबल है। बट कौन सा मार्केट से कितना लेंगे, वो कॉस्ट का ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं सोचता हूँ कि Q4 में भी सिमिलर Q3 का जो पैटर्न है, उसी पैटर्न से हो जाएगा। जी सर, बहुत अच्छी तरीके से सर समझाया आपने स्ट्रैटेजी, लेकिन सर ये प्रोसेस में एनआईएम्स आपके थोड़े सबड्यूड हुए हैं खास करके, और वो आपकी समस्या नहीं, पूरी इंडस्ट्री में के एनआईएम्स में थोड़े हमें गिरावट आते हुए दिखी है। लेकिन क्या सर ये एनआईएम है वो अब बॉटम बन चुका है, यहाँ से और मॉडरेट होने की चांसेस है? देखिए, आपने सही बताया कि जो एनआईए का जो कट है और एनआईएम का जो स्क्वीज है, ये आई मीन सिस्टम का है, ऑल बैंक्स का है, एंड हमारा भी है। बट हमारा कट उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, तब भी हमारा जो एनआईएम अभी, लेट्स से मैं 9 मंथ्स एनआईएम का बात करूँ, 2.88, वन ऑफ द टॉप क्वार्टर इन द इंडस्ट्री है, पर्टिकुलरली लार्ज पीयर्स का बात करूँ। तो मैं सोचता हूँ कि हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी का एक जो कोर ऑब्जेक्टिव रहा है, मार्जिन का जो सस्टेनेबिलिटी एक कोर ऑब्जेक्टिव रहा है, आगे भी वही रहेगा। उसके लिए हमारा एनआईएम का जो एब्सोल्यूट नंबर है, अच्छा, उसका रैंकिंग अच्छा है। बट आगे जो मार्जिन स्क्वीज है, बिकॉज़ वो मार्केट डिपेंडेंट होता है, एंड दिसंबर में एक रेपो रेट कट हो चुका है, और उसका जो एसेट लायबिलिटी, उसको एग्जैक्टली 100% एसेट एंड 100% लायबिलिटी उसको रिप्राइस होने में थोड़ा टाइम लगता है, जो कि Q4 में हो सकता है। बट कुछ अपसाइड भी है। हमारा जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, एज आई सेड कि 4.75 वन ऑफ द लोएस्ट है। मोर देन 1 लाख करोड़ डिपॉजिट रिप्राइस होने वाला है, जो कि लोअर कॉस्ट में रिप्राइस होगा, और होलसेल मार्केट थोड़ा एलिवेटेड है एज ऑन टुडे। इन द सेम से आई मीन नेट टू नेट व्हाट आई सी कि जो ओवरऑल हमारा गाइडेंस पीस है कि 2.85 टू 3%, मैं सोचता हूँ कि Q4 में इसी नंबर में रहना चाहिए। निम का फर्दर कट, जो करंट Q3 का आप नंबर भी लेंगे, उससे नीचे तो नहीं जाना चाहिए। સર बहुत એટલે આનાથી વધારે એનાએમની અંદર ઘટાડો નહીં થાય એવી અપેક્ષા છે। बहुत बहुत शुक्रिया देवदत्त सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी इंसाइट हमारे साथ शेयर करने के लिए। और सर हम आशा रखेंगे कि ऐसे ही हम आपसे अगले क्वार्टर में भी बात कर पाए। थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो जो